ये भी बताया जा रहा है कि पिताजी और आप में और पूरे परिवार में बड़ा प्यार था, बहुत प्रेम था आपस में। इस घटना में क्या वजह रही इस घटना के पीछे की भाई? कुछ तो बात नहीं होगी भाई। पीछे कर ले। अच्छा अफसोस है, घटना करने में अफसोस है? हाँ मुंह से बोले यार, मुंह से। पहले नहीं सोचा इसके बारे में? अफसोस है नहीं है? हाँ ना तो बोलो, मुंह से बोलो भैया। अफसोस है, दुख है, तकलीफ है। क्यों? चाची का भी हाथ है। घर के लोगों को बताया था। अच्छा जिस वक्त घटना की उस वक्त घर पे कौन कौन था? बहन थी? बहन या बाकी और लोग थे? कुछ तो बोलो। कैसे छुपाया इस पूरी घटना को इतने दिनों तक? अच्छा वजह क्यों रही, क्यों मार दिए? क्यों भैया, क्या क्यों मार दिए? क्या सिर्फ नीट वजह थी? नीट की परीक्षा को लेकर के भी था? को अक्षत के गुनाह की बानगी दिखाएंगे तस्वीरों के जरिए। आप सबसे पहले स्क्रीन पर इस घर को देखिए, इस कोठी को देखिए और ज़रा गौर करिएगा इस कोठी के 3rd फ्लोर पर और फिर सबसे नीचे जो पार्किंग वाला एरिया या गेस्ट रूम जहाँ पर बने हुए हैं यानी ग्राउंड फ्लोर पर। आप चलते हैं ज़रा अंदर। ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, इन्हीं सीढ़ियों के ज़रिए जो अक्षत है वो अपने पिता की लाश को जो 110 किलो वजन था उसे खींचकर नीचे लाया है, ऐसा पुलिस के द्वारा यूं कहें जो रिपोर्ट्स हैं उसमें सामने आया है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है कि क्या अक्षत के साथ कोई और लोग भी मौजूद थे, क्योंकि 110 किलो का वजन इस तरह से नीचे लाने में पुलिस को शायद ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग और मिले हुए थे जिसकी सहायता से वो नीचे लेके आया। अब ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, इन्हीं सीढ़ियों के ज़रिए वो लाश को नीचे लाता है। लेकिन उससे पहले कमरे के अंदर क्या होता है, तो जब पिता सो रहे थे, जैसे हमने आपको कल भी बताया, आज बहुत सारी चीज़ें निकली हैं किस किस तरह से उसने दिमाग लगाया और कैसे सबूत मिटाने की कोशिश की, कैसे मर्डर प्लान किया। तो जब वो अपने पिता के कमरे में गया तो ये जो आप राइफल देख रहे हैं इसको कवर किया गया है, बड़ी सी एक राइफल आपको दिखाई दे रही है, इसी राइफल को उठाता है और कहा गया कि ये पिता के बगल में ही रखी हुई थी। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत अजीब लग रही कि एक शख्स अपने बगल में राइफल रखकर क्यों सोएगा। राइफल उठाता है, अपने पिता के सिर पर गोली मारता है और उस वक्त गोली इतनी धमाकेदार थी कि सोचिए जो मांस के लूथड़े थे, जो चीथड़े थे वो फटते हैं और बाहर निकल जाते हैं, जो तकिए पर लगते हैं, चादर पर लग जाते हैं और साथ ही साथ आसपास बेड के आसपास भी लग जाते हैं। इसके बाद अक्षत ने जो शुरुआती बयान दिया है, जो चीज़ें बताई थी, उसने कहा था कि वो इस राइफल को गद्दे के नीचे रख देता है अपने ही पिता के। अब आगे उसका प्लान था कि मर्डर तो उसने कर दिया, अब आगे क्या करे। तो फ़ौरन वो सबसे पहले वो जो चीज़ें, जो मांस के लुथड़े बिखरे थे, चिथड़े निकले थे, उनको साइड करता है और अपने पिता की बॉडी को हिलाने की कोशिश करता है, उठाने की कोशिश करता है। ये सारा अक्षत का बयान है जो वो खुद कह रहा है कि उसने ये सारी चीज़ें खुद की और गलती में की। वो बताता है कि इसके बाद वो अपने पिता की लाश को घसीट कर नीचे लाता है। अभी जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं और शुरुआत में मैंने आपको दिखाया जो 3rd फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर है उसका डिस्टेंस देखिए, कितनी ऊंचाई है इस घर की। तो उसी से वो एक एक करके नीचे उतार कर लेकर आता है। अब आपको आगे पता चलेगा उस वक्त उस घर में कौन कौन मौजूद थे और किसी को पता भी नहीं चला कि एक घर के अंदर एक 19 साल का लड़का एक लाश को ऊपर से नीचे लेकर आ रहा है। अब ग्राउंड फ्लोर पर आने के बाद ये जो अक्षत है ये गेस्ट रूम में अपने पिता की डेड बॉडी ले जाता है और वहाँ के बाथरूम में ले जाकर रख देता है। अब इसे समझ नहीं आता कि ये करे तो क्या करे। हालांकि जो कुछ रिपोर्ट्स हैं उसमें बताया गया कि इसने एक दिन पहले यानी हत्या करने से एक दिन पहले ब्लिंकिट से 2 चाकू ऑर्डर किए थे। लेकिन जो पुलिस हैं, जो सोर्सेज हैं, उनका ये कहना है कि जब इसने कत्ल कर दिया उसके बाद इसने वो चाकू मंगाए। लेकिन कहानी यहाँ पे और ज़्यादा पेचीदा हो जाती है जब चाकू मंगाने के बाद ये समझता है कि अब किस तरह से इस डेड बॉडी को छुपाया जाए, क्योंकि बहन ने तो देख लिया था, बहन को चीज़ें पता थी, लेकिन आगे किसी को पता ना चले, पुलिस से कैसे बचना है। तो इसके लिए इसने जो सॉलिड प्लान बनाया उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि एक ड्रम लेकर आए और साथ ही साथ जो भी स्प्रे या तेल वगैरह है चीज़ें लेके आए जिससे लाश को जला पाए और बदबू ना आए, इसके लिए स्प्रे छिड़क सके। अब जो इसने चाकू मंगाए थे उसके ज़रिए जब इसने बॉडी काटने की कोशिश की और जब इसने देखा कि चाकू बहुत छोटे, इससे बॉडी का कुछ नहीं होगा, तो ये जाता है ड्रम और आरी, जो हमने बताया था इलेक्ट्रिक कटर जो आरी था, वो लेकर आता है और फिर जाकर उस बाथरूम में बैठ जाता है। इसके बाद गूगल पर बहुत देर तक काफ़ी सर्च करता है, ये ढूंढता है कि किस तरह से जो एक लाश है, डेड बॉडी है, उसको बड़ी आसानी से काटा जाए, कैसे उसे सेफ रखा जाए, क्या ऐसी तरकीब लगाएं जिससे बदबू ना आए, और कई सारी ऐसी चीज़ें वो गूगल पर सर्च करता है। इसके अलावा इसने एक वेब सीरीज़ देखी थी वध, जिसके अंदर इसने देखा था कि बॉडीज़ को कैसे काट सकते हैं, किस तरह से लाश को छुपाया जा सकता है, और वही तरीका इसने अपनाने की कोशिश की। अब ये यहाँ पर करता भी यही है, गूगल से जो इसने देखा, क्योंकि जब इसकी सर्च हिस्ट्री देखी गई तो सारी चीज़ें मिली। तो जब इसने ये सारी चीज़ें देखी, बाथरूम में सोचिए पिता की डेड बॉडी पड़ी है, ये सबसे पहले जो टैप है उसे ऑन करता है ताकि पानी जो है वो गिरता रहे और जो खून बह रहा था वो नाली के रास्ते बाहर निकल जाए। अब सोचिए रात के समय पर एक टैप चल रहा है
करीब आप 4:30-5 बजे का समय लगाइए, इतना शोर नहीं होता है। एक घर के अंदर टैप चल रहा है, नीचे पानी गिरता जा रहा है और किसी को पता नहीं चल रहा, क्योंकि उस घर में कह रहे हैं चाची मौजूद थी। अब पानी गिरता रहता है और इसके बाद ये जो आरी लाया था उससे सबसे पहले अपने पिता के जो दोनों हाथ थे वो काटता है, पैर काटता है, कोशिश करता है कि उन टुकड़ों को और छोटा किया जा सके, लेकिन जो हड्डी थी वो बीच में आ रही थी और ये शायद इतना मजबूत नहीं था कि उनके छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर पाता। ये कोशिश करता है अपने पिता की जो पीठ है, जो धड़ का हिस्सा बचता है, उसको भी काटने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसमें भी नाकाम रहता है क्योंकि रीढ़ की हड्डी बीच में आई। इसके बाद जो शुरुआत में कई सारी चीज़ें जब इसने ट्राई करने की कोशिश भी की तो इसे समझ में आया कि जो सिर है उसको भी काट देना सही रहेगा, ताकि कोई लाश को पहचान ना पाए, और जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे तो इसके लिए उसे जलाना या सबूत मिटाना बहुत आसान हो जाएगा। अब ऐसे में सिर भी काटता है और फिर जो लाश थी उसको पलटता है धड़ को और फिर पेट काट देता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इसने कहीं पढ़ा था कि अगर किसी डेड बॉडी का पेट अगर काट दिया जाए, उसमें से जो आते वगैरह सब निकाल ली जाए, तो बदबू नहीं आती और लाश जल्दी नहीं सड़ती है। और ऐसा ही ठीक इसने भी किया, वो फाड़ा और उसके बाद उसने भी आते वगैरह बाहर निकाल ली। अब इसका अगला काम था कि चीज़ों को कैसे मिटाया जाए, एविडेंस को कैसे राख किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले ये पॉलीथीन और जो भी सामान लेके आता है उसमें एक एक करके हाथ रखना शुरू करता है, पैर रखना शुरू करता है, गाड़ी निकालता है। अब आप समझ रहे हैं टाइमिंग, आप देखिए उस टाइम पे सारी चीज़ें हो रही हैं, आस पड़ोस में किसी ने देखा, घर में भी पता नहीं चला, घर का बेटा बाहर गाड़ी निकाल कर क्या क्या चीज़ें उसके अंदर रख रहा है। ये मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि घर के अंदर लोग मौजूद थे पर उनका कहना है उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। अब गाड़ी के अंदर वो जो पन्नियाँ था, जो भी चीज़ें उसने रखी थी वो सारी लेकर आता है। अब जो धड़ था, क्योंकि वो पन्नी में आ नहीं रहा था, एक साथ ये कर नहीं पा रहा था, तो इसलिए उसने उसको ड्रम के अंदर भर दिया। इसके बाद स्प्रे छिड़कता है पूरे कमरे में, बाथरूम में, हर जगह इतना ओवर छिड़क देता है ताकि कोई भी शक ना कर पाए। फिर उन चीज़ों को जो पॉलीथीन में रखी थी इसी गाड़ी के अंदर, ये जो आप ब्रेजा कार देख रहे हैं, इसी गाड़ी के अंदर रखकर सीधे करीब बताया जा रहा है 20-21 किलोमीटर दूर जाता है। नदी पड़ती है उसके अंदर फेंक देता है। पिता का फ़ोन भी ले जाकर उसी काकोरी एक जगह पड़ती है उसी के आसपास फेंक देता है। पूरी प्लानिंग इसने कर ली थी। फिर वापस घर आता है और घर आने के बाद अब इसका आगे का प्लान शुरू होता है। तो घर आने के बाद इसे समझ में आता है कि इसके घर में इसकी चाची भी मौजूद है सेकंड फ्लोर पे, बहन तो थी ही। तो ये सोचता है कि कोई भी नीचे के कमरे में ना जा पाए, कोई ऊपर ना आ पाए, तो इसके लिए ये सोचता है क्यों ना चाची से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखी जाए, चाची से खाना बनवाया जाए, बातचीत की जाए, ताकि वो या तो थर्ड फ्लोर पे ना आए और ना ही वो गेस्ट रूम में जाए, मुझे उनकी हर एक चीज़ की खबर हो। इससे पहले जब ये लड़का अक्षत लाश को, जो भी इसके पार्ट्स थे, जो हाथ पैर और सिर के पार्ट्स थे, उनको जब लेकर जाता है तो जो ये चादर वगैरह जब उस पर इसने गोली चलाई थी तो जो मांस के लुथड़े चिपक गए थे उनको भी उस चादर में लपेट कर तकिए के साथ ले जाकर एक जगह पर ले जाकर मौसी के पास वहाँ पर आग लगा देता है, ताकि सारे सबूत, यानी एक एक सबूत को ये मिटा सके। अब सारे सबूत मिटाने के बाद चाची को बोलता है कि आज मेरा पनीर और चिकन खाने का मन है, आप जल्दी से बना दीजिए। चाची बनाती भी हैं क्योंकि इसकी माँ तो थी नहीं। अब जब खाना बन जाता है तो दोनों भाई बहन, सोचिए, जो सिर था वो चला गया, हाथ को ये फेंक आया, पैर को फेंक आया, जो बांस के लुथड़े थे जो इसने आते निकाल के रखी गाड़ी में इसने रखी वो ये फेंक आया, लेकिन जो धड़ था वो ड्रम के अंदर मौजूद था और दोनों भाई बहन उसी कमरे में बैठकर नॉनवेज खाते हैं, पनीर और चिकन खाते हैं। रात को बताया गया कि शायद इसने अपनी बहन से पिज़्ज़ा पार्टी के लिए बोला था कि मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूँ, तो कह रहे हैं कि शायद बहन ने डिनाई किया, लेकिन अगले दिन की बात आ रही है कि ये लोग नॉनवेज खाते हैं और ये सिलसिला रुकता नहीं है। ये जो लड़का है ये लगातार ये चीज़ें कर रहा था। ये एक दिन बीता, अगले दिन फिर चाची के पास जाता है, कुछ बना दो अच्छा सा, यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि अपनी चाची पर नज़र रख रहा था कि चाची गलती से भी कहीं अगर ये ज़्यादा देर तक ना दिखे, कोई चीज़ें ना हो, तो ऊपर फ्लोर या नीचे कहीं चली जाएं और जांच पड़ताल करने लगे। अब इधर लगातार कमरे में जाता, बार बार रूम फ्रेशनर से छिड़क रहा था, बार बार ये कोशिश कर रहा था कैसे भी करके जो बदबू है बाहर ना आए। हर तरह से ये अपने आप को बचाने की इसने पूरी प्लानिंग कर ली थी। यहाँ तक कि जो तेल लेकर आया था, जो मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाई हुई, वो एविडेंस है जो पुलिस ने इकट्ठा किए हैं, जिसमें आपको एक राइफल दिख रही होगी और एक आरी जो है इसने वो भी छुपाकर एक वाइट कपड़े से ढक कर रखी हुई है, और एक तेल का केन दिख रहा होगा, इसे वो लेकर आया था 10 लीटर बताया जा रहा है तारपिन का तेल, जिससे इसने सोचा था कि बॉडीज़ को जला देगा, जो भी पार्ट निकले हैं उनको ये जला देगा। लेकिन जब ये नहीं कर पाया तो उसे आधे पार्ट को फेंक कर आया और जो धड़ का हिस्सा था ड्रम में भरा, और इसने सोचा था कि उसको भी एक दिन ले जाकर कहीं दूर आग लगा दूंगा जिससे किसी को कुछ पता चलेगा नहीं। लेकिन ये कर पाता उससे पहले ही ये पकड़ा जाता है। अब यहाँ पर जो लड़की का एंगल है, जो बेटी का एंगल है, जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने साफ तौर पे ये कह दिया
कि सर मैं अगर आपको सही सही बताऊं तो उस दिन की बात है, मैं पापा और भाई एक ही कमरे में सो रहे थे। अचानक से भाई उठे और गोली उन्होंने पिता को मार दी। जब मैं उठी तो मैंने भाई को बोला कि भाई हमारी मम्मी भी नहीं है और तुमने पापा को भी मार दिया। इस पर बहन ने बोला कि जो मेरा भाई है उसने मुझे धमकाया और उसने बोला कि तू अपना काम नॉर्मली कर, जैसे रोज़ कॉलेज जाती है, जो भी तुम्हारा एग्ज़ाम चल रहा है चुपचाप एग्ज़ाम देने जाओ, घर आओ, खाना खाओ, अपनी फ्रेंड से मिलो, सारा व्यवहार तुम्हें नॉर्मल रखना है। और इसलिए भाई ने मुझे इतना डराया, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें कर दी। लेकिन ये जो बयान है ये पुलिस को खटक रहा है। पुलिस को लग रहा है कि शायद बहन भी सम्मिलित हो सकती है, क्योंकि कोई इस तरह से अगर आपको धमका रहा है तो आप इतने दिन से अपनी दोस्तों से मिल रहे हो, अपनी चाची से मिल रहे हो, आपने किसी से कुछ भी सच क्यों नहीं कहा। अब जो जांच पड़ताल हो रही है उसमें सबसे पहले आया नीट का दबाव बनाया गया, नीट करवाना चाहते थे, डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो ये भी कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है कि लड़के पे प्रेशर था। दूसरी चीज़ ये भी आ रही है कि जो लड़का था वो अपने दम पर अमीर बनना चाहता था, वो पैसे कमाना चाहता था और इसलिए संपत्ति विवाद भी सामने आ रहा है। और तीसरी चीज़ ये भी आ रही है कि जो पड़ोसी हैं वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जो इनके पिता थे वो पार्टी के शौकीन थे, वो अक्सर महिलाओं से संबंध रखते थे, उनकी कई सारी महिला मित्र भी थी। और एक बार तो घर में बात चल रही थी कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो एक बार जिक्र ये हुआ था कि दरअसल वो उन्होंने मन बनाया था कि वो दूसरी शादी करें, बच्चों के लिए एक मम्मी ले आएँ जो घर में ठीक से देख रेख भी होगी। पर ऐसे में ये बात दोनों बच्चों को रास नहीं है और इस पर घर पे काफ़ी लड़ाई हुई थी। इसके बाद जो लड़का अक्षत है उसने घर से कुछ पैसे चुरा लिए थे, जिसका बताया गया कि शायद उसने उसमें से 10,000 अपनी गर्लफ्रेंड को भी दिए थे। अक्षत की भी कोई लड़की का कनेक्शन आ रहा है कि शायद उसके साथ भी कोई लड़की थी या उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी या दोस्त थी। अब इसके बाद जब ये सारी चीज़ें होती हैं, मेड पर आरोप लगता है, इस पिता को लगता है मेरी बदनामी हो रही है, ये बच्चा मुझे बदनाम कर देगा, और पता लगता है कि जो चोरी की गई है वो अक्षत के द्वारा ही की गई है। तब इसके बाद वो अपना मुकदमा वापस लेते हैं, एफआईआर, और वहाँ पर डंके की चोट पे बोलते हैं कि देखो तुम बच्चों की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ और अब मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। तो ये सारी वजह भी सामने आ रही है, क्योंकि जब इसमें पड़ोस के लोगों ने और मानवेंद्र और जानने वाले एक शख्स ने जब पूरी कहानी बताई तो उन्होंने बताया कि जो ये मानवेंद्र थे इनके कुछ महिलाओं के साथ शायद अफेयर थे या दोस्ती थी या ये शादी करने का सोच रहे थे, और इसी वजह से बच्चे थे वो ट्रॉमा में जा रहे थे। कई बार इन्होंने बच्चों को देखा भी और इसी वजह से शायद ये कदम उठाया गया। एक बार आप सुनिए कि पड़ोसी क्या कह रहे हैं। देखिए, उनके बारे में ये था कि उन्होंने किया था। अब देखिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं अब कह सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर था कि पारिवारिक ही टेंशन था जिसके कारण ऐसा हुआ उनके साथ में। और उन्होंने इस तरह से किया। पारिवारिक टेंशन मतलब पति पत्नी का झगड़ा? पति पत्नी का झगड़ा इसमें सुनने में आता था। ये था कि मानवेंद्र थोड़े से दूसरी महिलाओं के साथ उनका संबंध शायद इस विषय में था, इसको लेकर थोड़ा सा विवाद रहता था। मतलब मानवेंद्र का आप कह रहे हैं कि अन्य महिलाओं के साथ रिश्ते थे, इस वजह से उनकी पत्नी नाराज रहती थी? हाँ, उसी से रिलेटेड कुछ बात थी। और उसी को लेकर के चीज़ें सामने आई थी कि उन्होंने किया। अच्छा, ये बात क्या बच्चों को भी पता थी जो रिश्ते की बात? देखिए, ये बात बच्चों को जिस ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है और जो मेरी जानकारी में है, जितना मैं समझ पाया हूँ, उसमें ये चीज़ें हैं कि बच्चों को ये बारे में मालूम था कि उनके पिता के एक्स्ट्रा अफेयर हैं बाहर महिलाओं के साथ में। और अभी महिलाओं के साथ में मतलब क्या? कई किस्से बच्चों के सामने ऐसे आए हैं। तो बच्चे बहुत मेंटल ट्रॉमा में जिस तरह से गुजरे हैं, जिस प्रकार की मानसिक तनाव में इस विषय को लेकर गुजरे, वो एक बड़ी बात थी। और ये बातें बच्चों के मन में इनके रिश्तेदारों द्वारा भी काफ़ी भरी गई। रिश्तेदारों द्वारा जहर पिता के प्रति जो जहर था वो भरा गया। ये आप लोगों को कैसे मालूम? देखिए, ये चीज़ें छुपती तो है नहीं और कहीं ना कहीं से सामने आती हैं कि फैमिली से ही और दोस्तों से ही ये चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। तो ये चीज़ें निकल के आती रही हैं। तो बच्चे भी कहीं ना कहीं इस चीज़, लेकिन बच्चे को लेकर के पिता के तौर पे उसका जो रवैया था वो अच्छा था। अच्छा, जैसे वो बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई वगैरह, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन के लिए वो चिंतित रहता था। उसके अलावा बच्चे सही दिशा में काम करें, बच्चे ठीक से आगे व्यवहार करें, ये चीज़ें उसने अपना दबाव, इस तरह का पिता का दबाव जो था वो बच्चों के लिए अच्छा था। लेकिन रीज़न आप जो बता रहे हैं, कई चर्चाएं मोहल्ले में इस तरह की चल रही हैं, क्या महिलाएं, मतलब क्या घर में आती थी महिलाएं या क्या क्या था? हाँ, देखिए, ऐसा कुछ सुनने में है ऐसा कि घर में भी इनकी महिला मित्र जो हैं वो आई हैं, जिसको लेकर के बच्चों के मन में वो अच्छा संदेश। अक्षत का क्या रिएक्शन था इन सब मामलों पर आप लोगों ने कभी? जाहिर सी बात है, जब वो उसकी माँ की डेथ हुई तो वो छोटा ज़रूर था लेकिन समझदार था, और उसके मन में ये बात गहरी थी कि मेरे पिता कहीं ना कहीं कारण है मेरी माता की मृत्यु के। कारण किस तरह से? क्या शादी के? वो ये समझता था कि मेरे माता जी की जो डेथ हुई है उसके पीछे पिताजी द्वारा दिया गया तनाव और झगड़ा उसका कारण रहा।
जहाँ जो महिला मित्रों की बात हो रही है, क्या शादी जब हुई है, जब वो जीवित थी, उस वक्त भी ये सब चीज़ें थी? क्या यही कारण रहा? देखिए, मानवेंद्र की लव मैरिज थी और उसके बाद भी ये सुनने को आया कि उनके महिलाओं के साथ संपर्क दोस्ती आ रही थी, जिसको लेकर के में तनाव बना रहता था। वो तनाव अंत तक रहा जब तक उनकी डेथ हुई है। और ये बात भी सुनने को आई कि जिस दिन उनकी डेथ हुई है उससे फ़ोन पे उनका एक फ़ोन, हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है कि फ़ोन कॉल हुई और किसी महिला से उनकी शायद हार्ट टॉक हुई और उससे वो काफ़ी अपसेट थे वो। और जब वो घर पहुंचे हैं, देखिए मानव के जो लड़का है जिसने हत्या करी है, अक्षत का भी एक प्रसंग का मामला सामने है। एक लड़की के साथ इसका अफेयर था, ऐसा सुनने में मेरे आया। बहुत सटीक सूचना है उससे मेरे पास ये कि उसके किसी लड़की से अफेयर था। उसके लिए उसने यहाँ घर से ही 10 लाख रुपए की रकम जो है उसको मुहैया कराई है। और इस बात को लेकर भी पिता पुत्र में बड़ा तनाव था और सख्ती की जा रही थी उसमें। और सख्ती के बाद ही ये मामला बिगड़ा। तो मुझे ये डाउट ज़रूर है इस तरह का। मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस इस दिशा में काम कर रही होगी। तो सुना आपने पड़ोसी ने क्या चीज़ें कही, लेकिन अब ऐसे में सवाल सिर्फ बेटे से नहीं है। कहीं ना कहीं जो बेटी है उसकी जो स्थिति है, यूँ समझिए उसकी जो एक सिचुएशन है वो भी कहीं ना कहीं गंभीर लग रही है। और ये लग रहा है कि शायद वो भी संदिग्ध है, क्योंकि जब कुछ पड़ोसियों से बातचीत की गई, घर के लोगों से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि पिछले 1 हफ्ते से ये जो दोनों भाई बहन हैं इनका बर्ताव बदल गया था। ये दोनों एकदम से चेंज हो गए थे, जिस तरह से पहले रहते थे वैसे नहीं रहते थे। शायद घर में कोई विवाद हुआ था, शायद घर में कोई ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से दोनों भाई बहन एकजुट हो गए थे, एक साथ खाना खाते, एक साथ कमरे में रहते, एक साथ सारी चीज़ें करते, और ज़्यादातर ये दोनों घुल मिल गए थे जो पहले नहीं रहते थे। तो इस पर भी एक शंका बनी हुई है, डाउट बना हुआ है, और लग रहा है कि कहीं बहन को ये सारी चीज़ें पहले से तो नहीं पता थी। क्या सच में ये जो बॉडी खींचकर जो लाया है, क्या सच में सिर्फ अक्षत लाया या उसकी बहन भी उसके साथ इन्वॉल्व थी? क्योंकि जब पुलिस ने इसको मीडिया के सामने पेश किया और मीडिया ने पूछने की कोशिश की, तब अक्षत ने पुलिस के सामने बस एक चीज़ बोली कि ये सारा जो चीज़ हुई है, जो मर्डर हुआ है, मुझसे गलती में हुआ। लेकिन बहन के सवाल पर उसने चुप्पी साधी, उसने एक भी जो अपना जुबान है वो नहीं खोली। अब आप आगे समझिए किस तरह से जो केस है ये और उलझता जा रहा है और एक एक करके नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। पता लग रहा है कि अक्षत के दिमाग पर किस तरह से खून सवार था और कैसे बहन के अलावा चाची की भूमिका पर, किराएदारों की भूमिका पर पुलिस को शक होता जा रहा है। देखिए, इस पूरी कहानी में आपको ये समझना पड़ेगा कि जो अक्षत और उसकी जो बहन, उनकी जो माता जी की जो मृत्यु हुई है, उसमें भी बहुत सारे दांव पेच आ रहे हैं। दरअसल जो आस पड़ोस के लोगों से जब हमारे रिपोर्टर्स ने पूछताछ करने की कोशिश की, तो पता ये लगा कि जो अक्षत की जो माता जी है, जो माँ थी, आज से 9 साल पहले लगभग 2017 मई की ये जो बात है, उस वक्त उन्होंने अपनी जान दे दी थी। लेकिन जब परिवार वालों से पूछा जा रहा है कि मृत्यु कैसे हुई थी, मौत कैसे हुई थी, तो उन्होंने कुछ अलग कहानी बता दी। उन्होंने कहा कि देखिए, जो मेडिकल कॉलेज में हमने उन्हें भर्ती करवाया था, पीजीआई में, वहाँ पर जो उनकी माताजी थी, उनका ब्रेन में कुछ दिक्कत थी, ब्रेन हैमरेज जैसी बातें निकलकर सामने आई हैं। अब आस पड़ोस के लोगों से जब हमारे रिपोर्टर्स ने पूछा कि अरे वो तो ये बता रहे हैं कि उनकी तो नॉर्मल मौत है, तो वो कहती नहीं, वो परिवार झूठ बोल रहा है। दरअसल कहानी में तो कुछ और ही ज्यादा दाव पेच है, क्योंकि जो इनकी माता जी है, उन्होंने अपनी जान दे दी जानबूझकर और इस दुनिया को छोड़कर चली गई, क्योंकि वो नाखुश रहती थी। जब हमने इसकी और जांच पड़ताल की और भी चीजें निकलकर सामने आई, तो पता लगा कि ठीक 9 साल पहले भी जो बच्चे थे वो नाराज थे, क्योंकि जो मानवेंद्र थे उनके किसी और महिलाओं से संबंध थे, और इसी को लेकर मानवेंद्र और जो उनकी बहन थी खासी नाराज भी रहते थे। और ये जो बात है, ये लगभग 2017 की बात है, और इसलिए अक्षत के मन में अपने पिता मानवेंद्र के लिए गुस्सा पनप रहा था। और यहां से जब बात हम और छानबीन कर रहे थे, तो हमें यह भी पता लगा कि उसे अपने पिता से अलग रहकर और बहुत ज्यादा अमीर भी बनना था। और इसलिए एक बार तो उसने ये भी कहा कि जब उसने 12वीं क्लास पास किया और पापा ने कहा कि देखो, हमारा तो बहुत ज्यादा लैब है, अगर तुम डॉक्टर बन जाओगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। और इसलिए नीट एग्जाम पास करने के लिए उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया। अब यहां पर अक्षत तो बिगड़ चुका था, बताएंगे किस तरीके से बिगड़ा था। अकाउंट में उसके पैसे भी आ रहे थे, कैसे पैसे आ रहे थे तो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ही जानिए कि उसने नीट एग्जाम का जब दबाव बना, तो अपने पिता के नाम पर उसने एक लेटर लिखा, और उसमें हूबहू मैं आपको बताता हूं उस नोट में उसने क्या लिखा। मैं जहां जाऊंगा आपको बता दूंगा, मैं बड़ा आदमी बनकर ही लौटूंगा। और इस दौरान अक्षत अपने दोस्त से लगातार संपर्क में था, कांटेक्ट में था। उसे बता रहा था कि आज मैं बस से जा रहा हूं, ट्रेन से जा रहा हूं। और इसी सिलसिले में
लखनऊ से नोट छोड़कर गया था घर पर। घर वालों ने पढ़ा, घर वाले परेशान हो गए। पिता को लगा कि अरे कहीं उन्होंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, लेकिन अक्षत अपने पिता से नफरत करने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि पिता दूसरी शादी कर लेंगे, उनकी गर्लफ्रेंडें हैं और वो हमेशा पार्टीज करते हैं, जिससे वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे और अपनी बहन पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब अक्षत लखनऊ से भागा कानपुर स्टेशन पे उसने अपने एक दोस्त को कहा कि चलो अब मिलते हैं, तुम यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। और वो वीडियो कॉल के जरिए अपने दोस्त से कह रहा था कि तुम मुझे अपने आसपास लोगों को दिखाओ, तुम कहां पर मौजूद हो, क्योंकि उसे शक हो गया था कि उसके दोस्त ने उसके पिता को उसकी जानकारी दे दी थी। और जो अक्षत का जो शक था वो सच भी निकलता है। दरअसल जो वो अपने दोस्त को बुलाता है कानपुर रेलवे स्टेशन में मिलने के लिए, उस वक्त जो दोस्त था वो अक्षत के पिता कहे मानवेंद्र के साथ कानपुर रेलवे स्टेशन में पहुंचता है और पिता मानवेंद्र अक्षत को दोबारा स्टेशन से पकड़कर अपने घर लेके जाते हैं। पिता को लगता है कि शायद उन्होंने ज्यादा डांट फटकार दिया और इसलिए उन्होंने अपने बच्चों के अकाउंट में खर्च के लिए, कह लीजिए बहुत अमीर परिवार था, 5-5 लाख रुपए बेटी के अकाउंट में, 5 लाख रुपए बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब यहां पर जो बहन जो 11th में थी और ये जो पास कर चुके थे अक्षत को लगा कि बैठे बिठाए 5 लाख रुपए आ गए और ये जो पैसे थे इसे लगा कि ये तो मुझे खर्च करने पड़ेंगे। उसने भविष्य का नहीं सोचा, उसे लगा पापा ने खर्च करने के लिए दिए और इसके बाद वो बेहताशा बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने लगा। और जब पिता ने देखा कि मैंने तो बेटे को दिया था, बेटे को इसलिए पैसे दिए थे ताकि वो अपनी जरूरत की चीजें ले पाए, यहां पर तो ये पैसे उड़ा रहा है, और इसलिए फिर मानवेंद्र ने कहा कि मैं तुम्हें अब कोई 1 रुपया भी नहीं दूंगा, तुम्हें अपने आप को साबित करना पड़ेगा। और इस चीज को लेकर जो पहले से जो गुस्सा था उसके अंदर वो और ज्यादा भर जाता है। कहानियां तो ये निकल कर आई हैं कि रात के 1:30 बजे जब मानवेंद्र एक शादी से लौट रहे थे, तब बेटे और पिता में बहस हो जाती है। अब इस बहस को लेकर भी कई सारे दावे किए गए कि कहा गया कि शायद उनके कई लड़कियों से संबंध थे और जिस तरीके से बेटे की भी गर्लफ्रेंड थी तो उससे लेकर नोकझोंक होती है। अब यहां पर अगर आपने ध्यान दिया हो, रात को 1:30-2 बजे कौन सा परिवार झगड़ा करता है और उस बेडरूम में, अगर अब तक ये कहा जा रहा था कि पुलिस के द्वारा ये भी कहा गया कि गुस्से में आकर जो अक्षत ने अपने पिता को गोली मार दी। अब गुस्सा ऐसा होता है कि आप बैठे हो और तुरंत आपको किसी ने कुछ बोला और आपको लगा कि आप उसे गोली मार दोगे। और यहां पर बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि मानवेंद्र ने राइफल दिखाकर अपने बेटे को धमकाया भी था। अब इस राइफल से, उस राइफल को वो अपने कमरे पे क्यों रखते हैं, या फिर जब अक्षत रात के 4-4:30 बजे के करीब अपने पिता के कमरे में जाता है, ऐसा वो क्या देखता है जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा अचानक से गुस्सा आता है, क्योंकि पिता उसका पता लगा है कि पिता सो रहे थे गहरी नींद में। अब तक जो अक्षत की जो कहानी है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि अक्षत ने कहा कि पिता सो रहे थे, मैंने राइफल लिया और राइफल से शूट कर दिया। अब टाइमिंग ध्यान रखिएगा, रात के 1:30-2 बजे की बात है। पिता आते हैं, चाची को पता था कि आए हैं, झगड़े की आवाज उन्हें पता लगती है, लेकिन जब गोली चलती है, सोचिए पिस्टल से गोली नहीं चली है, राइफल से गोली चली है। और राइफल की जो आवाज होती है जब गोली चलने की, भयानक होती है, कान के पर्दे फट जाएं इस तरीके की आवाज होती है। और सुबह 4 बजे तड़के जब पूरी दुनिया सो रही है, शांत हो, हर जानवर सो जाता है, वैसी आवाज में जो 2nd फ्लोर पे जो चाची रहने वाली थी उसे कोई आवाज ही नहीं जाती। और बगल के कमरे से, या कहें जो जिस तरीके से बहन ने कहा कि हम सब साथ में सो रहे थे, बहन एक लाइन कहती है, अरे भैया आपने तो पापा को भी मार दिया, मम्मी भी नहीं थी। इस तरीके की जब बयानात सामने आते हैं तो शक करना बनता है। और ये जो बहन है फिर कहाँ जाती है, ध्यान से सुनिएगा। बहन उस कमरे से निकलकर, क्योंकि डर जाती है, वो चाची के पास सोने के लिए चली जाती है। अब यहां पर ना चाची को खबर, ना चाची पूछती है कि बेटा तुम क्यों आई हो इतनी रात को, ना चाची ने किसी को बताया। अब उसके बाद उस लाश को लेकर वो खींचते हुए नीचे लेकर जाता है। इतनी आवाजें आ रही होंगी, 110 किलो इंसान को, आप चावल की कोई बोरी नहीं कि आपने उठाया और इसे लेके चले गए, आप उसे खींच रहे थे, रगड़ा खा रहा था, वो उसकी दीवार पर, सीढ़ियों पर चोट के निशान लग रहे होंगे।
क्या कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस वहां पे मिला होगा, या इस तरीके से पोछा लगा दिया गया कि सारे सबूतों को मिटा दिया गया और घर पे रहने वाली दो औरतों ने चुप्पी साध ली? ऐसी भी क्या गहरी नींद थी आपको कि आपको पता ही नहीं लगा कि आपके घर के अंदर जो छोटे बच्चे हैं वो हत्याकांड कर रहे हैं, लाशों को काट रहे हैं, पेट फाड़ रहे हैं, एक तरह के तारपीन लाकर उसे जलाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप बेखबर हैं। अगली सुबह उठ के आप चिकन और पनीर बना देती हैं और आप पुलिस को जाके कह देती हैं कि देखिए चिकन और पनीर बन रहा है। तो इसलिए जो शक है, इस शक को भी पुलिस समझना चाह रही है कि इतने भारी लाश को इतने आसानी से कैसे कोई नीचे लेकर आ सकता है। और यहां पर दो औरतों ने जो एक कहानी बताई है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि पता यह लगा है कि अक्षत बहुत ज्यादा शातिर था। उसने अपने पिता का जो फोन था वो वहां से 20 किलोमीटर दूर फेंक के आया था। उसे पता था कि पुलिस छानबीन कर सकती है और दिल्ली जाने वाले रूट पर वो जानबूझकर उस फोन को स्विच ऑफ कर फेंक के आ जाता है ताकि किसी को पता ना लगे। मकसद तो अब तक ये भी आया है कि शायद वो उसको गलाना भी चाहता था, वो तारपीन से उसको जलाकर, एसिड से गलाकर, हर तरीके से एक परफेक्ट क्राइम और लाश को दोबारा से नाली में बहाकर उस ड्रम को भी बाहर फेंक देता। लेकिन समय रहते लोगों की सूझबूझ और यूपी पुलिस की बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन की वजह से अब तक जो अक्षत है इस पूरे केंद्र बिंदु में है। लेकिन फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट्स, किसी फिंगरप्रिंट्स भी छोड़िए, फुटप्रिंट्स भी होते हैं। जब आप पैर से आप चलते हैं तो उसके निशान भी बनते हैं। तो जब लाश को ऊपर से लेके नीचे आ गया तो क्या सिर्फ अक्षत ही था, या घर पे रहने वाले कोई ऐसे सदस्य हैं, या अक्षत जानबूझकर किसी का नाम नहीं बता रहा? हम बार बार कह रहे हैं कि जिस तरीके से उसके बहन को पता था, चाची भी उसी घर पर रह रही थी, क्यों किसी को इस बात की भनक नहीं लगी? ये सवालिया निशान हैं और रहेंगे, क्योंकि उस घर के बेडरूम में ऐसा क्या देखा अक्षत ने कि उसे अचानक से गुस्सा आ गया। नीट एग्जाम की जब बात, जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो खुद उनके रिश्तेदार, वो भी नहीं मानने को तैयार है। उनका कहना है कि हम तो पैसों की कोई कमी नहीं है और ऐसा नीट एग्जाम नहीं भी करता तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं थी। तो क्या कहानी में बहुत ज्यादा उलटफेर होने वाला है? क्योंकि पुलिस का कहना है कि देखिए सिर्फ गुस्सा था। अब देखिए, अब कोई गुस्से में अगर कोई क्राइम कर देता है तो उस पर कोई 2 धाराएं होती है, थोड़ी सी कम लग जाती हैं। लेकिन अगर आप प्री प्लान्ड मर्डर जब कहानी आती है सामने तो उसमें कई सारी धाराएं और जुड़ जाती हैं और आपको और ज्यादा लंबी सजा हो सकती है। इस पूरी कहानी में जो भी नए अपडेट्स होंगे हम इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आप तक लाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। और जो चीजें चाहे सही हैं और उसकी जानकारी के साथ, फैक्ट चेक करके साथ, तभी आपके पास लेके आएंगे। क्योंकि पड़ोसियों ने बहुत ज्यादा डरावनी कहानी बताई, हम उसे जांच पड़ताल कर रहे हैं, तभी आप तक जो छन की खबरें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।